जोहार झारखंड। मैं प्रताप कुमार झा पीजीटी +2 स्कूल सारवां से आज मैंने इंटरनल मोबिलिटी पर लेक्चर देने जा रहा हूं, जो मैनेजमेंट के विद्यार्थियों और कॉमर्स के स्टूडेंट एवं प्रशासक के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनल मोबिलिटी जो होता है वह बहुत सारे प्रोसेस का क्लस्टर होता है, जिसमें प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिमोशन और सेपरेशन, ये 4 प्रक्रियाओं को मिलकर हम किसी भी संगठन के आंतरिक गति प्रदान कर सकते हैं। इंटरनल मोबिलिटी includes a cluster comprising promotion, transfer, demotion and separation. Purpose of internal mobility: to improve the effectiveness of the organization structural design to meet target, to maximize the effectiveness of its employee through assignments to positions where the capabilities। तो आप देख रहे हैं कि आंतरिक गति जो है उसको उद्देश्य होता है हम अपने संगठन के कार्य क्षमता का विकास करें, अपने संस्था के स्ट्रक्चर डिजाइन तो ऐसे बनाएं कि अपने लक्ष्य तो वो हासिल कर सके और अपने कर्मचारी के क्षमता तो अधिकतम विकास करने के लिए भी इंटरनल मोबिलिटी की व्यवस्था किसी भी संगठन में की जाती है। ऑफ ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉय आर यूज्ड टू फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। प्रत्येक एम्प्लॉय तो इस तरह उसे व्यवस्था संगठन प्रदान करता है कि वह उसका फुलेस्ट एक्सटेंट तक उसका यूज कर पाए। टू ऑगमेंट पॉलिसी ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी नीति बनाना इंटरनल मोबिलिटी का कार्य होता है। टू एडजस्ट द चेंज इन ऑपरेशन, जो काम चल रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, उसको चेंज करने के लिए भी, परिवर्तन करने के लिए भी इंटरनल मोबिलिटी का प्रयोग किया जाता है। प्रमोशन, डिमोशन एंड ट्रांसफर्स आर यूज्ड इन एडजस्टिंग कंपनी ऑपरेशन टू चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन। प्रमोशन एंड डिमोशन serves the purpose of operating adjustment as per production schedules. Transfer are required in the process of economic adjustment. प्रोन्नति, अवनति और हस्तांतरण, ये 3 ऐसे प्रक्रिया हैं जिसके द्वारा इकोनॉमिक कंडीशन में परिवर्तन तो हम एडजस्ट कर सकते हैं और कार्य क्षमता तो हम समायोजन कर सकते हैं। ट्रांसफ़र के द्वारा हम अपना इकोनॉमिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन क्या है। इट इज़ ए रिकॉग्निशन ऑफ ए जॉब वेल डन बाय एन एम्प्लॉय। प्रमोशन एक तरह से मान्यता देता है कि आपके द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा कार्य अच्छे ढंग से किया गया है। इट इज़ ए डिवाइस टू रिटेन एंड रिवार्ड एन एम्प्लॉय फॉर हिज ईयर्स ऑफ सर्विस टू द कंपनी। यह एम्प्लॉय के लिए एक पुरस्कार के भांति होता है और संस्था के लिए भी एक रिटेन होता है, रिटेन संपत्ति होता है, जो वह प्रमोशन के रूप में अपने एम्प्लॉय को देता है। इट इज़ टू इंक्रीज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। यह कर्मचारी के क्षमता तो बढ़ाता है, उससे कार्य क्षमता तो बढ़ाता है। इट इज़ टू प्रमोट ए सेंस ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन इन द एम्प्लॉय। यह कर्मचारी तो
जॉब संतुष्टि भी प्रदान करता है। प्रमोशन के द्वारा उसे जॉब संतुष्टि होता है, उसे मोटिवेशन मिलता है और उस तरह से वो अपना और मन लगाकर काम संगठन में करता है। It is build loyalty, morale and sense of belongingness in the employee। इस तरह देते हैं कि प्रमोशन के द्वारा हम अपने कर्मचारियों की लॉयल्टी तो बढ़ा सकते हैं, उसके मोरल तो बढ़ा सकते हैं और अपनापन उस कंपनी और एम्प्लॉय के बीच कर सकते हैं। It is to impress upon others that opportunities are open to them also in the organization if they perform well। एक तरह से यह इम्प्रेस कर देता है एम्प्लॉय तो कि अवसर प्रदान करता है कि अगर संस्था में अच्छा से काम करेंगे तो हमें भी प्रमोशन मिलेगा। द बेसिस ऑफ प्रमोशन का बेस दो है, सीनियरिटी और मेरिट, वरिष्ठतम और उससे योग्यतम। तो ट्रांसफ़र, अब ट्रांसफ़र के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। ट्रांसफ़र इज ए चेंज इन जॉब असाइनमेंट, इट में इन्वॉल्व ए प्रमोशन और डिमोशन और नो चेंज एट ऑल इन रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटस। ट्रांसफ़र जो है जॉब का परिवर्तन होता है, या इसमें प्रमोशन के द्वारा भी ट्रांसफ़र हो सकता है या डिमोशन के द्वारा भी ट्रांसफ़र हो सकता है या दोनों के बिना में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसमें कर्मचारी का दायित्व और स्थिति बदल जाती है। टू मेन कंडीशन जनरेट ट्रांसफ़र सिचुएशन, दो शर्तें हैं जिसके तहत ट्रांसफ़र का उद्देश्य आता है। एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय मे रिक्वेस्ट ए ट्रांसफ़र इन सिथिन हिज ऑन प्रेफरेंसेस एंड बेनिफिट्स। एज इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो होता है वह रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए कर सकता है अपने प्रेफरेंस के अनुसार या अपने लाभ के अनुसार। ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएट ट्रांसफ़र एज ए रिक्वायरमेंट फॉर मोर इफेक्टिव ऑपरेशन और ए सोल्यूशन टू ह्यूमन रिलेशन प्रॉब्लम। संगठन के द्वारा ट्रांसफ़र इसलिए किया जाता है कि अपने संगठन तो अच्छी तरह से चलाए और मानव संबंध से जो प्रॉब्लम आते हैं उसको सॉल्यूशन के रूप में ट्रांसफ़र एक उपाय होता है। सेपरेशन, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्विस। सेपरेशन होता है किसी नौकरी तो बर्खास्त करना, किसी सेवा से बर्खास्त करना। रीज़न फॉर सेपरेशन, रिजाइनेशन और वॉलेंटरी रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय अगर त्याग पत्र दे देता है या अपनी रिटायरमेंट ले लेता है, इच्छित रिटायरमेंट ले लेता है, तब टर्मिनेशन होता है। सेकेंड, नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन एक्सपायरी। और दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में अगर रिन्यूअल नहीं होता है एक्सपायरी होने के बाद तो वो टर्मिनेट माना जाता है। कंटिन्यूड इल हेल्थ, अगर लगातार स्वास्थ्य खराब है तब भी टर्मिनेशन हो जाता है। रिडेंसी और रिट्रेचमेंट, छटनी से भी होता है। पनिशमेंट फॉर सीरियस मिसकंडक्ट बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। किसी कर्मचारी के गलत कार्य तो मिसकंडक्ट तो भी या अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में भी टर्मिनेशन किया जाता है। टर्मिनेशन फॉर मोरल टर्पिट्यूड, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर किसी का विश्वास की कमी हो जाती है, विश्वास की हानि हो जाती है, तब टर्मिनेशन किया जाता है। मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, मैनेजरियल इफेक्टिवनेस क्या है? एम्प्लॉय सेंटर्डनेस, अगर मैनेजर तब इफेक्टिव माना जाता है तो वह एम्प्लॉय यानी अपने कर्मचारी के सेंटर में रहता हो। एडेप्टेबिलिटी, वह कर्मचारी के परिवर्तन तो एडेप्ट करने की क्षमता हो, यानी वह संगठन में सभी कर्मचारियों को एक साथ ले जाने में सक्षम हो। पैरिटी इन ट्रीटमेंट, सभी कर्मचारी के साथ एक समता जैसा ट्रीटमेंट व्यवहार करे। किसी कर्मचारी तो ज़्यादा भाव मत दे, किसी तो कम भाव मत दे। इससे क्या होगा तो इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, आपस में तनाव हो जाएगा, गुटबाजी जन्म ले लेगी और जिसके कारण संगठन का कार्य जो है ह्यूमन रिलेशन
खराब होने के कारण सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए मैनेजर तो चाहिए कि अपने कर्मचारियों तो ट्रीटमेंट एक समता के रूप में करे। कंसेप्चुअल स्किल, मैनेजर तो कंसेप्चुअल स्किल होना चाहिए ताकि वह भविष्य की बात तो समझ सके और नई परिवर्तन तो वह अपने में ढाल सके और समय के साथ वह चल सके। इसलिए मैनेजर तो ये 4 क्वालिटी होना चाहिए। 5वां क्वालिटी जो है कम्युनिकेशन एबिलिटी होना चाहिए। एक मैनेजर अगर कम्युनिकेट अच्छा से नहीं कर पाता है, अपने सभी कर्मचारियों तक अपनी बात तो नहीं पहुंचा पाता है, तो कर्मचारी उसका बात नहीं मानते हैं और कर्मचारी जो है विपरीत दिशा की ओर चल पड़ते हैं, जिससे संगठन का काम सही से नहीं हो पाता है। सही समय पर संगठन का काम नहीं होने से विकास जो होगा, संगठन का विकास संभव नहीं हो पाएगा और उत्पादन भी उसका घट जाएगा और अंततः वह कंपनी बंद भी हो सकती है। इसलिए मैनेजर जो होता है उसका कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। टेक्निकल स्किल, एक मैनेजर तो अपना टेक्निकल स्किल भी होना चाहिए कि कैसे हम तो नई टेक्नोलॉजी तो कैसे एडेप्ट कर पाएँ, कैसे उसे रेडी टू यूज़ कर पाएँ। तो बिना टेक्निकल स्किल का मैनेजर तो आज के दौर में, डिजिटल एरा के दौर में उसे ऑर्गेनाइजेशन चलाने में दिक्कत आ सकती है। एब्सेंटीज़म, एब्सेंटीज़ इन इंडिया कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप। एब्सेंटीज़म जो होता है जिसको हम बोलते हैं अनुपस्थिति। अनुपस्थिति जो है भारत में 3 तरह के होते हैं। लॉन्ग एब्सेंटीज, लंबे समय से नहीं आ रहे हैं, अनुपस्थिति हैं। हैबिचुअल एब्सेंटीज, आदतन वो नहीं जा रहे हैं। और ओकेशनल एब्सेंटीज, वो तभी नहीं जाते हैं। एब्सेंटीज़म का क्या कारण है? पर्सनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर आधार है। व्यक्ति तो पर्सनल है कि हम नहीं जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन ड्यूटी पर, तो वह एब्सेंट होता है। सेकेंड होता है बैकग्राउंड फैक्टर, पीछे पहले से दिखा रहा है कि पहले भी आदमी नहीं जाते थे ड्यूटी पर टाइम से, तुच्छ नहीं होता था, तो वो तो पहले भी आदमी नहीं हुआ तो हम तो भी तुच्छ नहीं होगा, इस तरह से वो नहीं जाता है। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी के एब्सेंट होने पर उसका वेतन नहीं काटता है, उसको तो पनिशमेंट नहीं देता है, तो सोचता है चलो जब हमको तो पनिशमेंट मिलेगा ही नहीं तो हम नहीं जाते हैं, हम घर में ही रहते हैं। इस तरह से भी वो एब्सेंटिज्म बढ़ता है। ट्रेड यूनियन एक्टिविटी, अगर संघ कहीं मजबूत है, संघ हड़ताल कर रहा है, संघ पार्टिसिपेशन में भाग नहीं ले रहा है, तो उस समय भी एब्सेंटिज्म बढ़ता है। सोशल फैक्टर, सामाजिक स्थिति भी एब्सेंटिज्म तो बढ़ावा देती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल फंक्शन, पहला जो है ऑब्जेक्टिव है पर्सनल फंक्शन था इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हमारा जो मानवीय संसाधन है उसका मतलब तारी उसका हम उपयोग करें। डिजायरेबल वर्किंग रिलेशनशिप, वर्तन रिलेशनशिप डिजायरेबल हो, जो वांछित हमारा हो, जो वही वांछनीय हम रिलेशनशिप बनाएं। मैक्सिमम इंडिविजुअल डेवलपमेंट, और किसी व्यक्ति का विकास तो हम अधिकतम करने का प्रयास करेंगे। यह है पर्सनल फंक्शन के ऑब्जेक्टिव। वेज एंड सैलरी, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह किसी भी संगठन का एक महत्वपूर्ण इकाई होती है, क्योंकि किसी भी कर्मचारी तो मजदूरी नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा तो वह काम नहीं ठीक से कर पाएगा। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन द वेजेस पॉलिसी हैव टू kept अंडर कंट्रोल एंड अप टू डेट फॉर द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन आर कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, establishment of fair and equitable structure of remuneration, using wages and salary as an incentive to greater employee productivity, to maintain a good public image, to attract talented person। तो इस प्रकार हम देखते हैं मजदूरी और वेतन प्रशासन का काम है कॉस्ट को कंट्रोल करना, लागत को कम करना और एक ऐसा वेतन का रिम्यूनरेशन तो स्ट्रक्चर ऐसा बनाए कि सभी तो सही लगे और बराबर हो। वेज और सैलरी जो होता है एम्प्लॉय के उत्पादकता तो बढ़ाता है, वह पब्लिक में अच्छा इमेज बना पाता है और जिसको जितना अच्छा वेतन मिलता है उसका पब्लिक में इमेज अच्छा रहता है।
इसलिए और वह टैलेंट अच्छा वेतन मिलने के कारण अच्छे अच्छे आदमी भी उस संगठन में आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ अच्छा वेतन मिलता है। अब हम वेज लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। भारत में अभी वर्तमान में जो वेज लेजिस्लेशन है वो है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, सेकेंड है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, तीसरा है प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द मिनिमम वेज एक्ट 1948, फोर्थ है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ये सभी लेस अलग अलग तरह से आवश्यकताओं तो पूर्ति करते हैं। तब इसमें से आप जो हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट्री एक्ट जो है स्टेटरी वेलफेयर है, सब विधिक द्वारा कल्याण के लिए फैक्ट्री एक्ट 1948 बनाया गया। तो इस फैक्ट्री एक्ट में 11 चैप्टर हैं और 120 सेक्शन हैं और 9 शेड्यूल हैं जो लिस्टिंग करते हैं डिजीज के बारे में, जो डिसीज है हेल्थ और सेफ्टी। तो आप देखते हैं कि हमारे संविधान में वेलफेयर तथा वेलफेयर इकोनॉमी वेलफेयर समाज स्थापित करने के लिए ही द फैक्ट्री एक्ट 1948 में डिजीज के लिए 23 से 31 सेक्शन, हेल्थ के लिए 34 से 36 सेक्शन और सेफ्टी के लिए 11 से 20 सेक्शन दिया गया है। वेलफेयर मेजर्स वर्किंग आवर फॉर